हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के प्यारे स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एवं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल में जो नए हैं अर्थात आज के क्लासेस में जो नए जुड़े हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो जाएंगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुँचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एवं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच क्या अंतर है, अर्थात व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रचलन सबसे पहले कैसे हुआ। आपको बता दें कि 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने इन दोनों शब्दों का प्रचलन सबसे पहले किया था और आज यह दोनों शब्द विश्व के सभी अर्थशास्त्री इसका प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात हम बता दें कि माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से माइक्रो बना और इसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ही शब्द मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है बृहद या बड़ा। और ये दोनों शब्द आज विश्व के सभी अर्थशास्त्री करते आ रहे हैं और यह अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग बन गया है। अर्थात माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी इकाइयों से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है। किसी एक वस्तु जैसे गेहूं या घी की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, ऐसी अन्य क्रियाएं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। ऐसी अनेक ऐसी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, समस्याएं हैं जिनका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण में से उसके कुछ भागों का ही अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा अपने अपने तरीके से इस प्रकार से दी है। जैसे प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक आर्थिक विश्लेषण में लिखा है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों आदि वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। एक अन्य पुस्तक में भी प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटकों एवं उसकी पारस्परिक प्रतिक्रिया और इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राओं तथा उनका निर्धारण भी सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर मेहता ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्रूसो की अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है, क्योंकि इसका संबंध मुख्य रूप से वैयक्तिक इकाइयों से रहता है। उसी प्रकार प्रोफेसर चैम्बरलिन का कहना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। इस प्रकार से इस परिभाषाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि
व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र से भी यद्यपि योगों का अध्ययन किया जाता है, किंतु यह योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं होते हैं। संक्षेप में यह कहा जाए तो विलियम फेलर ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत निर्णय निर्माता इकाइयों से है। अर्थात संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके व्यवहार तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। इसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्र के कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन न करके संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन करता है। अतः इसे कुल योग संबंधी अथवा सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा इस प्रकार से दी है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर चेम्बरलिन का कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसी विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसी विशिष्ट इकाई का अध्ययन न करके संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, अर्थात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि पूर्व में ही हम लोग माइक्रो और मैक्रो के विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, उसी परिभाषाओं को देखने पर ही बहुत सारी अंतर आपको स्पष्ट क्लियर आ जाएगी। उसमें से कुछ जो प्रमुख अंतर है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहला है उसका विषय सामग्री के रूप में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा अंतर है तेजी और आर्थिक मंदी के रूप में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई में तेजी व मंदी की विवेचना होती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी का तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसका तीसरा अंतर आता है, उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता पहुंचाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका चौथा अंतर हम लोग देखते हैं इसके सीमा के बारे में।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से व्यापक है। इस प्रकार से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ जो मुख्य अंतर होता है उन सबों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इस प्रकार से आज हम लोग व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस संबंध में हम लोग चर्चा किए हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो, आज का यह क्लासेस आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हो रहा है तो आप लोग अपने साथियों तक शेयर करके इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस से संबंधित वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।